Hi guys, welcome to my YouTube channel Let's Prepare for Boards. तो today I am here again with a new video and इसमें हम अपना next chapter start करने वाले हैं केमिस्ट्री का ही which is metals and non metals. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको इस चैप्टर में पता चलेंगी एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट बात की बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसकी वेटेज 10 मार्क्स तक की है बोर्ड एग्जाम्स में। सो 10 मार्क्स बहुत होते हैं एंड 10 मार्क्स अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लो मेरी वीडियोस के थ्रू तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल टॉपिक से शुरू करेंगे। बेसिकली पूरे चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। पहले मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, यही सब है इसमें। देन इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इन्हीं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं अर्थ से। जैसे आपके मेटल्स हो गए लाइक गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, इनके इनके बहुत सारे यूजेस हैं, हमने देखा है यूज केसेस हैं। तो इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं नेक्स्ट हम इसके बाद वो देखेंगे। एंड ये जो मेटल्स हैं ये खराब भी हो जाते हैं, इनका कोरोजन हो जाता है, वो किस वजह से होता है और उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, लास्ट टॉपिक वो होने वाला है। सो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं, इसमें इनकी केमिकल रिएक्शंस वगैरह वो नहीं देख रहे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं शेप, साइज, अपीयरेंस, ये सारी चीजें जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो हम टैबुलर फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं साइमल्टेनियसली, ताकि आपको दोनों चीजें इजीली साइड बाय साइड समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जनरल अपीयरेंस। अपीयरेंस में देखें तो मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी। तो मेटल्स आपके शाइनी होते हैं, वेयर एज आपके नॉन मेटल्स नॉन शाइनी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता भी होना चाहिए कि मेटल्स में हम किन किन चीजों की बात कर रहे हैं। लाइक आपका मेटल हो गया आयरन, गोल्ड, गोल्ड एयू होता है, सिल्वर एजी, ठीक है, जिंक, ये सारे आपके मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स में आपके क्या क्या आते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके नॉन मेटल्स हैं। तो आपको पता है कार्बन, आपने देखा है कार्बन शाइनी नहीं होता, ऑक्सीजन गैस एयर में शाइनी नहीं है, ठीक है, सल्फर शाइनी नहीं है, हाइड्रोजन इज नॉट शाइनी। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज जनरल अपीयरेंस। ये लस्ट्रस होते हैं, ये नॉन लस्ट्रस। ये वैसे जनरली टैबुलर फॉर्म में ही पूछा, डिफरेंस के फॉर्म में ही पूछे जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर पूछी भी जाती है तो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है एक्सेप्शंस का, जो हम जस्ट इसके भी बाद शुरू करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसे होते हैं। तो मेटल्स आपके जो है जनरली वो सॉलिड होते हैं, और नॉन मेटल्स आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ये एक्सेप्शन की बात अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थर्ड इज हार्डनेस। तो आपको पता है आपके मेटल्स जनरली सारे हार्ड होते हैं। आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, प्लैटिनम, सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। एंड नॉन मेटल्स गैसेस होती हैं, तो जैसे कार्बन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, आप ये सॉफ्ट होते हैं, आप इनको कंप्रेस भी कर सकते हो। ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स ब्रेक हो सकते हैं, ब्रिटल मीन्स ब्रेक, तो दे कैन इजीली ब्रेक। नेक्स्ट इज मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी जानना जरूरी है पहले कि मेलिएबिलिटी होती क्या है। मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच metals can be beaten into thin sheets. Malleability is the property by which metals can be beaten into thin sheets. तो metals आपके malleable होते हैं, यानी आप उनको बीट करके उनकी thin sheets बना सकते हो। आयरन की sheets आपने सुनी होंगी, ठीक है। एंड नॉन मेटल्स आर नॉन malleable, इनकी sheets नहीं बन सकती। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी बाय विच यू कैन मेक अ सब्सटेंस इनटू वायर्स। तो वायर्स आप मेटल्स की तो बना सकते हो, आपको पता है कॉपर की वायर होती है, सिल्वर की भी वायर्स होती हैं, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स आपके नॉन डक्टाइल हैं, उनकी वायर्स नहीं बन सकती। तो ये आपने एट्थ में भी पढ़ा होगा, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज की मेटल्स विल अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। वो अपने थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, यानी कि जब भी आपने ये सर्किट डायग्राम हमने जो स्टडी किया था उसमें जो वायर्स यूज की थी वो किसकी थी, कॉपर की। ठीक है, एंड नॉन मेटल्स आपके पुअर कंडक्टर हैं, एयर में गैसेस हैं, एयर इज नॉट अ गुड कंडक्टर, नो, ठीक है। तो ये सारे नॉन मेटल्स आपके पुअर कंडक्टर हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास नहीं होने देते। एकॉस्टिक का और कोई मीनिंग नहीं, एकॉस्टिक मतलब सोनोरस। सो योर मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, मीन्स अगर आप उनको हिट करोगे तो दे विल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड लाइक दी स्कूल बेल्स। सो दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स,
So when you hit them, they produce a ringing sound, whereas non-metals will not produce any ringing sound. Melting point and boiling point. Melting point at the temperature which the metal or non-metal will melt, एंड बॉइलिंग पॉइंट जिस पे वो बॉयल होना शुरू होगा. तो ये मेटल्स का दोनों का हाई होता है और नॉन मेटल्स का लो होता है. ठीक है, तो ये तो हो गई जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नेक्स्ट हम इसी में पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू दीज प्रॉपर्टीज. यानी कुछ मेटल होंगे जो ये प्रॉपर्टीज नहीं भी शो करेंगे, कुछ नॉन मेटल होंगे जो ये नहीं शो करेंगे. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सेप्शंस. तो अब हम एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. सेकंड टॉपिक इज एक्सेप्शंस टू दीज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो वन वन करके हम सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं और उसके एक्सेप्शंस को डिस्कस करते हैं. तो मेटल्स हमें पता था जनरली हमारे लस्ट्रस होते हैं और नॉन मेटल्स हमारे नॉन लस्ट्रस होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है, दैट इज आयोडीन. सो आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस. ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक्सेप्शंस के बारे में लिखती जाऊंगी so that you can note down. Okay, then state of matter में metals आपके सारे generally solid होते हैं, but mercury is the only metal which is liquid at room temperature. So this is an exception. Mercury is the metal which is liquid at room temperature. Non metals आपके generally वैसे ज्यादातर सिर्फ solid और gas ही होते हैं. liquid वाला non metal सिर्फ एक ही है. if you want to write liquid non metal होता है bromine. इसीलिए यहाँ बोलते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकते हैं. ठीक है, हार्डनेस में आपके मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं एंड नॉन मेटल्स आपके सॉफ्ट होते हैं. लेकिन आपका एक मेटल है जो हार्ड भी होता है, एक नहीं कई मेटल्स हैं, तो मैं डिफरेंट कलर से लिखती हूँ. जो आपके नॉन मेटल्स भी हार्ड होते हैं और मेटल्स आपके सॉफ्ट भी हो सकते हैं. तो मेटल कौन सा है आपका जो सॉफ्ट होते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम. ये इनके सिंबल्स हैं. सोडियम एंड पोटेशियम आर दी मेटल्स विच आर सॉफ्ट, दे कैन बी इजिली कट विद द नाइफ. तो डैश आर दी मेटल्स विच कैन बी कट विद नाइफ, सोडियम एंड पोटेशियम. नॉन मेटल्स आपके सॉफ्ट होते हैं, लेकिन हार्ड नॉन मेटल कौन सा होगा? तो इसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कार्बन के बारे में. कार्बन नॉन मेटल है एंड इसकी डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है. इसकी डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है. एलोट्रोपिक फॉर्म्स मतलब ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, वो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है. तो एक है डायमंड, दूसरी है ग्रेफाइट, और भी होती है वो आपकी इतनी काम की नहीं है, बकमिंस्टर फुलरीन. सो दैट इज द थर्ड क्लास विच इज फुलरीन्स. ये एक एग्जांपल है बकमिंस्टर फुलरीन. ठीक है, तो आपकी जो कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स है उसमें जो डायमंड है नॉन मेटल है बट इट इज हार्ड. तो हार्ड वाला नॉन मेटल कौन सा आएगा? कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड. ठीक है, नाउ कमिंग टू कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो कि एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पर एक्सेप्शन कौन सा है नॉन मेटल कंडक्शन में? ग्रेफाइट. देन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का जनरली हाई होता है, लेकिन आपके गैलियम एंड सीजियम, दिस इज गैलियम, दिस इज सीजियम, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है ये लो होता है. ये आपके पाम पे भी मेल्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स. सो दीज आर ऑल दी एक्सेप्शंस. ये आपके एक्सेप्शंस हैं. और बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन इस फिजिकल प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन पे ही पूछने के चांसेस होते हैं. ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, तो नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज वाइंड अप हो गया है. तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को स्टार्ट करने वाले हैं. अब हम ये देखने वाले हैं कि मेटल्स की रिएक्शंस क्या होती हैं डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स, डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस के साथ. मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ क्या होती है, मेटल्स की रिएक्शन विद एयर, मेटल्स की रिएक्शन विद अदर एसिड्स, ये सारी रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे एंड दिस कम्स अंडर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एयर और व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर. तो जब हम मेटल्स को एयर में बर्न करते हैं तो क्या होता है, राइट? तो सबसे पहली बात कि जब आप किसी भी मेटल को बर्न कर रहे हो एयर में, दैट मीन्स दैट मेटल इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन कभी भी O नहीं होता, हमेशा O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो इसीलिए अगर आप कोई भी रिएक्शन लिखोगे मेटल की विद ऑक्सीजन, यू हैव टू ऑलवेज यूज O2.
बिकॉज ऑक्सीजन ऑलवेज एग्जिस्ट एज O2। तो मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, अपना ऑक्साइड, यानी कि मेटल का ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कॉपर की रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब ये टू जो है ये नीचे होगा सेटिंग्स में, दिस वाज नॉट अवेलेबल, बट वैसे आपको पता होना चाहिए कि दिस इज कॉपर प्लस O2 टू गिव CuO। सो कॉपर इज द मेटल विच इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म CuO। अब ये भी पता होना चाहिए आपको, ये आप पहले कर चुके हो 9th क्लास में, कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है। तो ये फॉर्मूला कैसे बनता है कि कॉपर की वैलेंसी है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो ये बन जाता है CuO। कॉपर दो तरह की वैलेंसी शो करता है, +1 भी +2 भी। हेयर इट इज शोइंग +2, तो ये कॉपर 2 ऑक्साइड है, दिस इज कॉपर 2 ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक कई मेटल्स हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसी भी शो कर लेते हैं। ठीक है, सो कॉपर इज वन ऑफ देम। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इन दिस एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है, जब आप एल्यूमिनियम को बर्न करोगे एयर में तो क्या होगा। तो जब आप एल्यूमिनियम को बर्न करते हो एयर में, तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच हैज द फॉर्मूला Al2O3। तो एल्यूमिनियम 3 मोल लेता है ऑक्सीजन के टू फॉर्म Al2O3। एंड अब आप इसको रिएक्शन को बैलेंस जब करते हो तो यहाँ पे भी 4 आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 2, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, सो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। सिमिलरली आप एक और एग्जांपल भी देख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। आपको पता होगा कि जो आपका मैग्नीशियम होता है, व्हेन यू बर्न मैग्नीशियम इन एयर, तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज आल्सो द ऑक्साइड ऑफ अ मेटल। सो दीज आर सम ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, वो देखते हैं। तो जब आपने ये एल्यूमिनियम की रिएक्शन देखी विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये एक ऑक्साइड बन गया एल्यूमिनियम का। अब इसका नेचर एम्फोटेरिक होता है। तो ये समझने के लिए जानना पड़ेगा पहले कि एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है। सो व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। Amphoteric oxides are those oxides which behave as both acids and bases। मतलब वो एसिडिक भी बिहेव कर सकते हैं और बेसिक की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। वैसे तो हमें पता है जनरल प्रॉपर्टी क्या है मेटल ऑक्साइड्स की, कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में हमने देखा था कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं विच कैन बिहेव बोथ एज एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे सो दे बिहेव एज बेस, एंड जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये दे बिहेव एज एसिड्स। तो इसमें ही एग्जांपल आता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का और जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, दीज आर बोथ योर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखो आप, जो Al2O3 है वो HCl के साथ रिएक्ट करता है, तब वो कैसा बिहेव कर रहा है, बेसिक। क्योंकि रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, एसिड के साथ, टू फॉर्म AlCl3 एंड वाटर, तो ये क्या है, सॉल्ट। ठीक है, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड is reacting with HCl to form AlCl3 and water. So this is your salt, this is your acid, and here it is behaving as a base। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये बेसिक की नेचर की तरह ही बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब ये एसिडिक बिहेव करे, तो ये देखो ये सेकेंड वाली जो रिएक्शन है, इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद NaOH। तो NaOH तो क्या है हमारा, NaOH तो हमारा बेस है। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। सॉल्ट इज NaAlO2, ये सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट है आपका, प्लस वाटर। ठीक है, सो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक्सप्लेन करो। तो आप बताओगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पहले थोड़ा वर्ड्स में लिखोगे कि इज एम्फोटेरिक इन नेचर, दैट इज इट हैज बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है,
and it can form salt and water reacting with both an acid or a base. And then आप reactions के थ्रू एक्सप्लेन करोगे कि अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या रिएक्शन होती है, और अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करे तो क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करोगे। नाउ मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, हमने वाटर सॉल्युबल बेसिस पढ़े थे, NaOH, KOH। तो सेम मेटल ऑक्साइड्स को अगर आप Na2O और H2O, तो ये आपके मेटल ऑक्साइड्स हैं। इन मेटल ऑक्साइड्स को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करो तो ये NaOH बनाएगा, एंड ये NaOH जो है वाटर सॉल्युबल है। एक्वस मतलब वाटर में डिसॉल्व होने वाला। ठीक है, सिमिलरली K2O पोटेशियम ऑक्साइड को भी अगर आप वाटर में डालोगे तो इट इज वाटर सॉल्युबल बेस। सो वाटर सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड्स को दूसरा नाम अल्कलीज भी दिया जाता है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड्स क्या बनाते हैं, अल्कलीज बनाते हैं। तो जो भी आपके मेटल ऑक्साइड्स वाटर सॉल्युबल हैं, तो वो जो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे वो वाटर सॉल्युबल होंगे, और उन हाइड्रोक्साइड को क्या नाम दिया जाता है, अल्कलीज नाम दिया जाता है। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो ये है हमारा थर्ड टॉपिक, व्हाट हैपेंस व्हेन आपके मेटल्स रिएक्ट करते हैं विद वाटर। तो अब हमें पढ़ना है कि मेटल्स की रिएक्शन क्या होती है विद वाटर। ठीक है, तो ये एक जनरल रिएक्शन है मेटल्स की, कि जब भी आप मेटल्स को रिएक्ट कराते हो विद वाटर तो पहले मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और फिर वो मेटल ऑक्साइड, क्योंकि वाटर तो है ही, तो फिर वो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करके किस में चेंज हो जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड में। तो ये तो हो गई आपकी जनरल रिएक्शन। ये है आपकी जनरल रिएक्शन, एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए वो ये है कि ये रिएक्शन जो है हाईली एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मींस अ लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। ठीक है, कुछ मेटल्स के केस में बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, कुछ मेटल्स के केस में कम, बहुत लेस वॉयलेंट होती है, और लेकिन कुछ की तो बहुत ज्यादा वॉयलेंट होती है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं सोडियम और पोटेशियम का। तो आपने लिया सोडियम मेटल, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, एंड आपने उसको रिएक्ट कराया विद वाटर। ठीक है, तो पहले क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम ऑक्साइड आपको पता है वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी हम देख भी चुके हैं कि मेटल ऑक्साइड जो है, पहले मेटल ऑक्साइड बनेगा और वो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ क्या करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। साइड में आपकी हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हुई है, एंड मैंने बताया कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, दैट मींस अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज गिवन। तो सोडियम एंड सेकेंड मेटल पोटेशियम, इनके केस में जो रिएक्शन है वो हाईली हाईली एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। सेम पोटेशियम की भी होगी, KOH मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड हीट एनर्जी, लॉट ऑफ हीट एनर्जी। तो ये रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि आग भी लग सकती है। इसीलिए कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स को कभी भी ओपन इन एयर नहीं छोड़ते। दे आर ऑलवेज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। दे आर ऑलवेज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, क्योंकि अगर आपने इन मेटल्स को ओपन में छोड़ दिया तो जो एयर में वाटर वेपर है उसके साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और लॉट ऑफ हीट एनर्जी विल बी गिवन एंड दे कैन कैच फायर। इसीलिए इनको कभी भी ओपन नहीं छोड़ते, इनको हमेशा इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल रखा जाता है। ठीक है, ये कोल्ड वाटर के साथ ही इतनी वायलेंट रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये जो है हाइड्रोजन गैस की वजह से आपको बबल्स दिखेंगे। ठीक है, एंड रिएक्शन हाईली आपकी वॉयलेंट होगी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। और भी तो मेटल्स है ना, ये तो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स हो गए। अब आ जाते हैं हम थोड़े मिड रिएक्टिविटी वाले मेटल्स पे, जिनकी थोड़ी रिएक्टिविटी सोडियम और पोटेशियम से कम है, जैसे कि हो गया कैल्शियम। तो कैल्शियम भी आपका रिएक्ट तो कर लेता है कोल्ड वाटर से ही। आप वाटर ऐड करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस विल बी गिवन ऑफ, लेकिन हीट जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। सो दिस रिएक्शन इज कंपैरेटिवली वेरी लेस वॉयलेंट, उसके कंपैरिजन में तो काफी लेस वॉयलेंट होती है। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज कंपैरेटिवली लेस वॉयलेंट, एंड हाइड्रोजन गैस जैसे जैसे बनती जाएगी ना, तो इसीलिए आपको कैल्शियम जो है
उसके बबल्स, कैल्शियम आपको फ्लोट करता हुआ दिखेगा बिकॉज ऑफ द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनती रहेगी ना, हाइड्रोजन गैस के बबल्स होंगे, उसकी वजह से कैल्शियम फ्लोट भी करेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपके हाईली रिएक्टिव हैं, ये आपके मिड रिएक्टिविटी वाले हैं। ठीक है, कैल्शियम। सिमिलरली आपका आता है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो है आपका मेटल, वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता। इट इज नॉट दैट रिएक्टिव कि वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर ले। उसके लिए आपको वाटर कैसे चाहिए? हॉट। So magnesium will again react with water to form magnesium hydroxide, but not with cold water, with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen gas. Okay. So magnesium is the metal which will react with hot water, not cold water. Again, magnesium के भी आपको float करता दिखेगा magnesium because of the bubbles of hydrogen. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके मेटल्स, वो इससे भी नीचे वाली रिएक्टिविटी के, मैग्नीशियम से भी नीचे वाली रिएक्टिविटी के। तो सोडियम पोटेशियम तो हाईली रिएक्टिव थे, उसके बाद आ गए आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसके बाद आपका आता है एल्यूमिनियम और आयरन। ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम है और आयरन है, ये ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। दे रिएक्ट विद स्टीम। व्हाट डू दे रिएक्ट विद? दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म ऑक्साइड्स, नॉट हाइड्रोक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे, पहले तो ऑक्साइड ही बन रहा था, फिर आगे हाइड्रोक्साइड बन रहा था। बट इसमें क्या होता है कि एक तो ये कोल्ड और हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहे, स्टीम से रिएक्ट कर रहे हैं, और ऑक्साइड पे जाके रिएक्शन रुक जाती है, उसके आगे हाइड्रोक्साइड में कन्वर्जन नहीं होता। तो ये क्या बना देते हैं? बस ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। ठीक है, सो इसकी फर्दर रिएक्शन हाइड्रोक्साइड में कन्वर्जन की नहीं होती। ठीक है, और ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। सिमिलरली आयरन वाटर से रिएक्ट करेगा, बट स्टीम, नॉट नॉर्मल वाटर, स्टीम से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस। और इन रिएक्शंस को आप बैलेंस तो कर ही सकते हो। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में बनेंगे। सो सोडियम पोटेशियम की रिएक्शन हाईली वॉयलेंट, क्योंकि वो कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाएंगे, एंड आपकी बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगी, इसलिए इनको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर भी करके रखते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मिड रिएक्टिविटी के हैं। कैल्शियम तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेगा, मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, और एल्यूमिनियम और आयरन तो स्टीम से रिएक्ट करते हैं और सिर्फ ऑक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनाते। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेटल्स की रिएक्शन विद एसिड्स। तो ये तो हम पढ़ भी चुके हैं पहले ही कि मेटल्स की क्या रिएक्शन होती है विद एसिड्स, तो हमें पता ही है, हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में किया था। तो दिस इज आवर फोर्थ टॉपिक, मेटल विद एसिड। ठीक है, तो आपका कोई भी मेटल लोगे आप, वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर रिवाइज करो। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कोई भी मेटल ले लो, उसको एसिड से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, ये तो हम कर ही चुके हैं। जैसे आपने जिंक मेटल ले लिया, उसको आपने HCl के साथ रिएक्ट कराया, डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस विल बी गिवन ऑफ, और ये गैस का सिंबल होता है। ठीक है, तो आपका टास्क क्या है? आपका टास्क है, आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, आपको रिएक्शंस लिखनी है बाकी मेटल्स की, लाइक आयरन विद HCl, मैग्नीशियम विद HCl, ये सारी रिएक्शंस आपको लिख के लानी है। ठीक है, सो ये आप होमवर्क में करो एंड सॉल्व करो इनको, एंड कमेंट करो कि अगर आपसे ये सॉल्व हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही तो आई विल डिस्कस अगेन। ठीक है, सिमिलरली H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी आप ये रिएक्शंस लिख सकते हो, राइट। ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी जो इन मेटल्स की रिएक्शन है विद एसिड्स, ये HCl के साथ हमें जैसे दिख रही है, सेम रिएक्शन HNO3 के साथ नहीं होती। HNO3 के साथ जब आप मेटल्स आपके रिएक्ट करते हैं, HNO3 इज योर नाइट्रिक एसिड, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, और हम डाइल्यूट HNO3 ले रहे हैं, तो सेम तरह की रिएक्शन नहीं होती मेटल्स की विद HNO3। हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती। ठीक है, और उल्टा क्या होता है कि ये जो एसिड है ये खुद तो रिड्यूस हो जाता है किसी और चीज में, तो इस तरह की reaction देखने को मिलती है।
क्योंकि HNO3 आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब भी आप मेटल्स को रिएक्ट कराओगे HNO3 के साथ, तो हाइड्रोजन बनेगी तो सही, लेकिन ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस ये दूसरे में क्या करेगा, दूसरे में ऑक्सीजन ऐड करा देगा। तो जो भी हाइड्रोजन बनेगी ये उसको कन्वर्ट कर देगा टू वाटर। इसलिए हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती विद HNO3, और खुद HNO3 किस में रिड्यूस हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, लाइक N2O, NO2, इन सब में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं लिबरेट होती विद डाइल्यूट HNO3 व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3? दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, important. Why? Because HNO3 is an oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen produced to water and itself gets reduced to nitrogen oxides or dioxides. ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जब मेटल्स दूसरे मेटल के सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, क्या रिएक्शन होती भी है या नहीं होती, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। और एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट जो है इसमें, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं, एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उसमें हम लिविस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि ये लिविस स्ट्रक्चर्स बनते कैसे। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड रिवाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।